हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। तो अब है बारी एसबीआई क्लर्क की, क्योंकि अब हमें जो भी पहले कुछ हुआ है, जिनका आईपीएस पीओ नहीं हुआ है या फिर उन्होंने अपने स्कोर्स वगैरह देख लिए, अब चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन हुई है कि क्या हुआ है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसका, क्योंकि हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है उसका कि हम चर्चा करेंगे तो हमारा फिर से रीचेक होगा कि हमें फिर से बेनिफिट उस चीज़ का मिलेगा, वो हमारा टाइम वेस्ट ही होगा। तो अब हमें फिर से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, यही दिमाग में रखना है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मेरे 90% जो है 90+ परसेंटाइल मेरी मॉक टेस्ट में आ रही है एसबीआई क्लर्क के प्री के मॉक टेस्ट में, और उसके साथ साथ में मैं मेंस का भी बताने जा रही हूँ थोड़ा बहुत कि मेंस की तैयारी अभी इस टाइम पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और किन लोगों को करनी चाहिए किन लोगों को नहीं करनी चाहिए मेंस की तैयारी अभी फ़िलहाल। तो ये सारी बातें अभी होंगी डिस्कस, जो कि मैं पूरे अच्छे डिटेल में एक ये वीडियो है जिसमें आपको हर एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं पहले आपको सबसे पहले मैं ये एक बात बता देती हूँ कि अगर आपने मेहनत की है और अगर आपका कोई भी क्योंकि रिज़ल्ट आपकी मेहनत नहीं डिसाइड कर सकता है, कभी कभी क्या होता है कि लक फैक्टर भी माना जाता है कि आपने अच्छा किया लेकिन आपका इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो आपके लक में नहीं था वो एग्ज़ाम, या फिर कुछ और बेहतर आपके लिए है और बेहतर आपके लिए आगे है, ये भी हो सकता है। ये चीज़ें हमें सोच कर चलनी चाहिए। और परिश्रम मेहनत जो है वो कभी भी ऐसे हमें ना खाली हाथ नहीं रहने देती है, हमेशा मेहनत का फल मिलता है। ये बात आप मान के चलिए कि अगर आपने अपना 100% दिया है, आपने अपना मेहनत की है वैसी, तो आपको उसका फल मिलेगा। इस एग्ज़ाम में नहीं मिला तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसका फल ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने मेहनत की है। आपकी जो पढ़ाई है वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। तो पहले की जो चीज़ें हैं उनको छोड़कर आगे नई शुरुआत करनी चाहिए। आगे ये तो नहीं है ना कि हमारे हाथ में कोई अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी 2 एग्ज़ाम्स बाकी हैं जो कि डिसाइडिंग फैक्टर्स बन सकते हैं हमारे लिए। हो सकता है कि हमारा उनमें हम मेहनत और ज़्यादा करें, पहले की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और मेहनत करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अब ये सारी बातें छोड़कर सबसे पहले मैं प्री की स्ट्रेटजी बताने जा रही हूँ कि किस तरीके मॉक के साथ साथ और किस तरीके से तैयारी करनी है कि आपके 90+ परसेंटाइल बने। मार्क्स मैटर नहीं करते, मार्क्स भी मैटर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परसेंटाइल मैटर करती है। परसेंटाइल इसलिए कि अगर कोई 1 लाख बच्चा दे रहा है, उसमें आपका रैंक 300 आ रहा है, आपके 95+ परसेंटाइल आ रही है, वही बच्चा मेन एग्ज़ाम में भी आपका देगा एग्ज़ाम। तो वो क्योंकि अगर वो मॉक हार्ड होगा तो मार्क्स कम आ रहे हैं, 60 तक जा रहे हैं, 65 तक जा रहे हैं, लेकिन उतने सभी जो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल बन रहा है। वही परसेंटाइल के हिसाब से आपकी कट ऑफ भी जो जाती है एग्ज़ाम्स में, और फिर उसी के डिसाइडिंग फैक्टर में कट ऑफ जाती है कि इतनी कट ऑफ रहेगी और आपका इतनी परसेंटाइल और एक्यूरेसी बनी तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाते हैं। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है परसेंटाइल का। तो परसेंटाइल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मॉक टेस्ट में कि आपकी कितनी परसेंटाइल आ रही है, रैंक कितना आ रहा है और एक्यूरेसी आपकी कितनी बन रही है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि चलिए पहले इसे हटा देते हैं। हाँ, तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले आप मॉक जब अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी स्पीड, आपकी क्या जो मार्क्स कम रहे हैं वो स्पीड की वजह से है, क्या आपके मार्क्स जो कम रहे हैं वो एक्यूरेसी की वजह से है, या फिर आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं। इन 3 फैक्टर्स को आपको देखना है। ये 3 फैक्टर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं मॉक्स के। मेन जो बोलते हैं ना कि मॉक एनालाइज करना, तो मॉक एनालाइज करने में आपकी ये 3 फैक्टर्स हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आप सभी को देखने के लिए कि आपका क्या चीज़ में कमी है जिससे आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, परसेंटाइल कम आ रही है। अगर एक्यूरेसी ठीक है लेकिन स्पीड कम है, टॉपिक भी क्लियर है, स्पीड कम है, तो उसका मैं एक सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ। अगर आपकी स्पीड ठीक है लेकिन एक्यूरेसी और टॉपिक में नहीं समझ में आ रहा, टॉपिक्स में अभी आपकी क्लैरिटी नहीं है, उसका सॉल्यूशन आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो नंबर 1 सॉल्यूशन
स्पीड का सॉल्यूशन, आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी मैं आपको बता देती हूँ। आपकी स्पीड बढ़ेगी क्विज से, आपकी स्पीड बढ़ेगी क्विज और सेक्शनल मॉक टेस्ट से। जी हाँ, आपकी स्पीड बढ़ेगी क्विज और सेक्शनल मॉक टेस्ट से। तो अब मैं आपको बताऊं कि आगे क्या करना है। आपको स्पीड बढ़ानी है तो आपको आपका डेली आप दो मतलब अलग अलग, एक रीजनिंग का दे दीजिए, एक इंग्लिश का दे दीजिए, एक क्वांट का दे दीजिए। ये 3 सेक्शनल आपको क्विज़ेस जो आते हैं आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगे। हर एक प्लेटफॉर्म में आजकल शॉर्ट क्विज़ेस अवेलेबल होते हैं, उनको आपको अटेम्प्ट करना है और सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं। फिर अब आपकी बात आती है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी की बात आती है तो आपको ये देखना है कि एक्यूरेसी में जब मॉक एनालाइज करते हैं ना, तो मेन मॉक एनालाइज करने का यही होता है कि आपको ये देखना है कि एक्यूरेसी आपकी अगर बिगड़ रही है तो किसका, क्या आपके सॉल्व करने में आप गलत कुछ चीज़ सॉल्व ही कर रहे हैं और फिर एक्यूरेसी बिगड़ रही है, या फिर आप सॉल्व करते हैं आंसर गलती से कुछ और टिक कर देते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बिगड़ रही है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी पता है किस में बिगड़ती है, इंग्लिश में बिगड़ती है। तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले तो प्रैक्टिस यही कीजिए, डेली आपको एडिटोरियल रीडिंग मस्ट है। रीडिंग इंग्लिश के लिए मस्ट है। एडिटोरियल अगर आप रीड कर रहे हैं, ग्रामर रूल्स भी आपको नहीं पता होंगे ना, फिर भी आप सॉल्व कर जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक अभी क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया SBI क्लर्क के लिए, तो आपको मैं बता देती हूँ कि आपको डेली इंग्लिश की जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आपकी जो वीडियोस आती हैं ना कि 30 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी। तो अभी आप क्योंकि अब ज़्यादा दिन रह गया, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, आपने एडिटोरियल रीड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका इंग्लिश में आपके ग्रामर रूल्स नहीं आपको पता है, तो अभी फ़िलहाल हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन यही है कि यूट्यूब में जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए लाइव मॉक टेस्ट, या फिर ऐसे करके सर्च कीजिए 30 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि इंग्लिश के डेली क्लासेस लेते हैं मॉक टेस्ट के हिसाब से, सेक्शनल मॉक के हिसाब से कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स में। ऐसी इतनी आपको कि ढेर सारी एरर डिटेक्शन की ढेर सारी वीडियोस। तो अगर आपने ना ये 30 क्वेश्चन 20 मिनट वाली भी आपने 10 से 15 वीडियोस कर ली ना, 15 से 20 वीडियोस अगर आपने अभी ये जो जितने दिन बचे उसमें 15 से 20 वीडियोस भी कर ली, तो आपकी इंग्लिश में एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको क्या करना है, आप एक तो वहाँ से प्रैक्टिस यूट्यूब से कर रहे हैं, तो आपको टीचर सिखा रहा है, टीचर आपको सिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या एरर आ रहा है, किसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो इंग्लिश का आपको ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा। बहुत सारे ग्रामर रूल्स भी आपको उसी वीडियोस में से सीखने को मिल जाएंगे, और ऐसे में आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। क्योंकि अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको बोलूँ कि रीडिंग करिए, कि सेक्शनल मॉक लगाइए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आपको अगर आपकी बेसिक ही क्लियर नहीं है तो अब ये 20 दिन में ऐसा मैं कोई भी रामबाण या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे आपकी इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए। उसका बस एक ही इलाज है कि यूट्यूब पे जाइए, ऐसे वीडियो सर्च मारिए, बहुत सारी वीडियोस अलग अलग टीचर मतलब डेली की वीडियोस आती हैं उसमें। तो आज जो जिनको इंग्लिश में अभी भी बिगनर्स या फिर SBI क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन उनको इंग्लिश में डर है, तो उनको ये करना चाहिए, मस्ट है ये। फिर उसके साथ में आप डेली की क्विज़ेस इंग्लिश के भी लगाइए, और सेक्शनल टेस्ट इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं ना, तो आपका वो जो आपकी पता है एक्यूरेसी, स्पीड और कंसेप्ट, आप मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करेंगे, आपको पता लगेगा। आप सॉल्यूशन देखिए, उसमें भी आपको ग्रामर रूल्स पता लगेंगे। तो इंग्लिश का यही है एक जो कि आपको अच्छे मार्क्स गेन करा सकता है, तो ये आपको करना है। अब उसके बाद बात आती है कि हाँ, मैंने बात कर ली, स्पीड की बात कर ली, एक्यूरेसी की बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं क्वांट रीजनिंग के लिए भी। मैं आपको बता दूं कि अगर क्वांट रीजनिंग में भी आपको सेम प्रॉब्लम है तो आप यही यूट्यूब का ही सहारा लीजिए कि वीडियोस, और अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी क्योंकि 20 दिन है, फ्री है, आप कोई भी ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन में कॉन्सेप्ट सारे सीख जाएंगे, क्योंकि ये सीखने का टाइम नहीं है, प्रैक्टिस करने का टाइम है। मैं रियलिटी बता रही हूँ, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं रियलिटी बता रही हूँ। तो आप इससे, और आपको मैं एक बात भी बता रही हूँ कि इससे देख लीजिएगा, आप जो मैं अभी बोल रही हूँ ना उसको आप करेंगे तो आपको पता लगेगा, आप इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, आप इम्प्रूव करेंगे। और जब आप एग्ज़ाम करके आएंगे तो आपको
फिर बाद में आप इसी वीडियो में मुझे थैंक्स बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो है मैं जो बता रही हूँ उसको करिए। फिर अब क्वांट रीजनिंग में भी आपको यही करना है अगर आप वीक हैं, और अगर आपको एक्यूरेसी भी सही है, क्वांट रीजनिंग में कॉन्सेप्ट भी है लेकिन स्पीड की कमी है, तो स्पीड के लिए सिर्फ सेक्शनल मॉक दीजिए और फुल लेंथ मॉक दीजिए, उससे आपकी स्पीड प्रैक्टिस करनी है। अगर दिन में 2 मॉक लगाएंगे, 2 या 3 मॉक लगाइए, दिन में 2-3 मॉक लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। अभी जिनको प्रीलिम्स में अभी दिक्कत आ रही है ना, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में ही फोकस करना है, और मेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ फोकस किस में करना है, करंट अफेयर में। अभी मेंस लेवल क्वेश्चंस को मत लगाइए, क्योंकि आपका प्रीलिम्स ही नहीं सही है, तो प्रीलिम्स में अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो मेंस क्या ही देंगे। इसीलिए हार्श रियलिटी है लेकिन सच्चाई है ये, कि अभी आप फिलहाल प्रीलिम्स में फोकस कीजिए बस। मेंस का अगर आपको करना है कि आपको वो कि मेंस, तो मेंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर, जिसकी अभी आपको, क्योंकि मेंस में अभी आप क्या कीजिए कि करंट अफेयर डेली का ही पढ़ते जाइए, करंट अफेयर मत छोड़िएगा। और बैकलॉग भी अगर आपका करंट अफेयर कुछ पढ़ा है तो उसको भी कंप्लीट कीजिए। करंट अफेयर डेली का ही करिए, 1 से 2 घंटा करंट अफेयर को डेली का दीजिए, बाकी सारा टाइम प्रीलिम्स को दीजिए। अब बात करते हैं इन सब लोगों को। आप बाकी और भी कोई अगर आपको क्वेरी है प्रीलिम्स से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगी। अब आगे बात करते हैं कि क्या हमें प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस करना चाहिए। कुछ लोगों का इंटरव्यू भी लगा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस किन लोगों को करना है। जिनकी प्रीलिम्स में 90+ परसेंटाइल आ रहा है, 90+ परसेंटाइल जिनका प्रीलिम्स में आ रहा है, जिनके डेली अगर वो मॉक टेस्ट 2 भी लगा रहे हैं ना, और उनके दोनों के दोनों मॉक टेस्ट में उनका स्कोर अच्छा ही आता है, परसेंटाइल अच्छी आती है, रैंक अच्छी आती है, तो वो समझ लें कि उनकी प्रीलिम्स में स्पीड भी सही है, एक्यूरेसी भी सही है उनकी प्रीलिम्स में। तो ये समझ लीजिए कि उनकी प्रीलिम्स में स्पीड भी सही है, एक्यूरेसी भी सही है, उनको और किसी चीज़ में प्रीलिम्स में दिक्कत नहीं है। बस आपको अपना प्रीलिम्स छोड़ना नहीं है। प्रीलिम्स के डेली 2 मॉक लगाने हैं उनको। अगर आपका एक आधा गलत होता है या फिर कुछ ऐसे, उसको एनालाइज करना है, जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको करना है, प्रीलिम्स में आपको ये करना है। फिर उसके बाद आप पूरा टाइम, जो बाकी जो टाइम है मॉक के अलावा बाकी टाइम आप जो डेडिकेट करिए वो मेंस को करिए। मेंस में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। मेंस में क्या करना, बहुत से कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कल मेरा IPS PO मेंस का रिज़ल्ट देखा, स्कोर कार्ड देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे रीजनिंग की और बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजी भी मुझसे पूछी उन्होंने, क्योंकि मेरे मार्क्स आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मार्क्स आए थे। सिर्फ और सिर्फ क्वांट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही मेरे जो मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन रुक गया। क्वांट में नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही मेरा सिलेक्शन रुका है, नहीं तो आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं कि मेरा अटैम्प्ट भी अच्छा था, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। लेकिन चलो, नहीं था किस्मत में IPS का इंटरव्यू देना, या फिर जो भी आगे भी किस्मत में शायद अच्छा कुछ और लिखा है, इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन, मैं इसको छोड़ती हूँ। लेकिन अब मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। सबसे पहले मेंस में रीजनिंग में क्या करना चाहिए। तो मेंस में रीजनिंग में अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चाहे वो कोडेड में हो या फिर किसी चीज़ में, मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रीजनिंग में अगर आपके क्लियर है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे रिलायंट, मतलब आपका किस में ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग पे आपको होना है कि मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट मतलब कि मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में क्या, अब मैं आपको बताती हूँ, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए आपको सेक्शनल, मेंस लेवल जो सेक्शनल होती हैं रीजनिंग के, उनको लगाना है। या तो आपको सेक्शनल नहीं लगाना है तो अगर आपके पास टाइम है तो आप मतलब 3 दिन में आप एक मॉक लगाइए। जो प्रीवियस ईयर मेंस लेवल मॉक है ना, उनकी बात मैं कर रही हूँ। आपने जो भी मॉक्स वगैरह लिए होंगे, आपने जिस भी साइट से जिस भी उसके मॉक टेस्ट लिए हैं ना, तो जिस भी कंपनी के, तो उसमें सेक्शनल भी होते हैं, और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर मॉक्स भी अवेलेबल हैं अभी 2023 वाले मेंस के मॉक। तो उसमें आपको क्या करना है, 3 से 4 दिन में एक मॉक लगाइए। डेली नहीं लगाना है मेंस का मॉक, 3 से 4 दिन में एक मॉक लगाइए, जिसमें आपको
प्रीवियस ईयर का तो आप जीए को छोड़ दीजिए, जीए मत करिए उससे। उसमें आप प्रैक्टिस आपको क्या करनी है, 3 से 4 दिन में लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम, तो ये कर लीजिए कि मतलब एक दिन में आप रीजनिंग और इंग्लिश कवर कर लीजिए, नेक्स्ट डे में आप उसका क्वांट कवर कर लीजिए, और उसके मतलब 4 दिन में एक बार मॉक लगाइए, अगले 3 दिन में उसको एनालाइज करिए थोड़ा थोड़ा, एक एक सेक्शन करके। तो ऐसे आप करिए। जैसे अगर आपने आज मान लीजिए आज आपने रीजनिंग का सेक्शनल अटेम्प्ट कर लिया, कल आपने उसी का क्वांट अटेम्प्ट कर लिया, और एक दिन बाद आप उसका इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट करके उसको सबमिट कर दिया। फिर जितने मार्क्स आ रहे हैं उसके बाद उन जो क्वेश्चंस को है ना, रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के, मैं तीनों का ही एक साथ में मेंस का बता देती हूँ, उनकी आप प्रैक्टिस करिए। मतलब जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो, उनमें भी आपको क्या देखना है, अटेम्प्ट आपको मतलब आपको सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन में अगर आपको लगता है कि ओ ये तो मतलब आपने जो अटेम्प्ट नहीं किया इजी था, इसे तो मैं कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन मैं घबरा गई इतना लेंथी क्वेश्चन देख के, या फिर घबरा गया, तो आपको फिर उसको देखने के बाद आपको ये सोचना होगा कि अरे मतलब उसको अटेम्प्ट खुद से, अब वो आपने सॉल्यूशन देख लिए तो उसको दोबारा से खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए उसको। तो ऐसे में क्या करेंगे आप, क्योंकि हर एक कंपनी के आपको 10 मॉक मेंस लेवल मिलेंगे, तो अगर अभी से ही आपने ना 3-4 दिन में एक मेंस लेवल मॉक देंगे, आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। प्रीलिम्स की अगर आप डेली भी 2 मॉक देंगे तो आपका कोई बात नहीं। और मेंस का जो है, मेंस का आप 4 दिन में एक बार मॉक दीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए। तो क्या होगा कि जब आप मतलब प्री होने के बाद ना आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, प्री के बाद आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी मेंस क्वेश्चंस में भी। फिर उसके बाद और डेली का आपको जीए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, 2 घंटे जीए के लिए दीजिए, डेली के 2 घंटे दीजिए अच्छे से। सुबह आप जीए पढ़िए, शाम को उसका रिवीजन करिए, फिर आप प्रैक्टिस मॉक एक है, उसमें आपको फ्री क्विज़ेस मिलते हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब आपके 100 टोटल, वीक 1 वीक 2 करके ऐसे होते हैं। तो वीक 1 जैसे हो गया उसके मतलब 50 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन एक हफ्ते के। तो ऐसे करके आपको टोटल एक महीने के 400 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप उनको जो भी करिए उसको आप क्विज़ेस लगाइए, फ्री क्विज़ेस लगाइए। तो ऐसे में आपके देखना कितनी जल्दी जल्दी आपको पढ़ना भी करंट अफेयर अच्छा लगने लगेगा, और उसके साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी अभी से ही बनने लगेगी। ये चीज़ें जब आप अपनाने लगेंगे ना तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा मेंस में, कि मेंस की तैयारी हमको कैसे करनी है। मैं इसलिए अभी ये बता रही हूँ प्री और मेंस, क्योंकि हाँ लगा तो हमारा प्री ही है, लेकिन जिनका प्री में अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो उनको मेंस की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि बाद में प्री के बाद हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलना है मेंस के लिए। हमारा साथ में एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, फिर उसके बाद मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर इसी में दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज हैं एसबीआई क्लर्क की, भले ही अच्छे खासे लोग अप्लाई भी किए हैं, 20 लाख रजिस्ट्रेशन बहुत होता है, लेकिन वैकेंसी भी अच्छी है। और जो 20 लाख लोग इस बार अप्लाई किए हैं तो उसमें से सभी सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। कुछ का रजिस्ट्रेशन गलत हो जाता है, कुछ का क्या, कुछ ऐसे ही ट्राई करने के लिए होता है कि इतनी सारी वैकेंसीज आई हैं, कहीं और के वो मतलब कैंडिडेट्स होते हैं जो इधर भी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कि हम जो सभी एग्ज़ाम्स देते हैं वो ऐसे भी होंगे, कुछ सीरियस कैंडिडेट्स भी होते हैं। तो आप तो यही बात है कि हो गया कोई बात नहीं, हमको तो एक सीट चाहिए और हमारी प्रिपरेशन हमें अच्छी चाहिए। हमको ना वैकेंसी देखनी है, ना हमको ये देखना है कि कितनी कट ऑफ जाती है, हमको अपना मतलब 100% देना है। बस यही है एक चीज़ जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। और आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट कर कर बताइएगा कि आपको और किस चीज़ में प्रॉब्लम है, क्या कैसे है, तो उसका मैं आंसर ज़रूर से ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। और एक बात और कि आईपीएस पीओ में जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट की थी ना, आप देख सकते हैं कि वही कट ऑफ आई है। तो बहुत से कैंडिडेट्स उस टाइम पे जब मैंने कट ऑफ बताई थी कि, तो बहुत से कैंडिडेट्स ना थोड़ा मतलब उस ऑफेंड हो गए थे, उस चीज़ के लिए एग्रेसिव हो गए थे कि नहीं मतलब आप कैसे, मतलब वो होता नहीं है किसी को कि संतुष्टि के लिए कट ऑफ देखते हैं कि हमारा मतलब अगर जो लोग बोल रहे थे कि 63 से नीचे कट ऑफ जाएगी तो उससे हम यस थैंक यू उसको ऐसे बोलना। और जो लोग सच्चाई बता रहे थे एग्ज़ाम का लेवल और ये सब, भले ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका कारण भी आप सभी को पता है, आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आपको अगर 90+ परसेंटाइल ये सब चीज़ें भी, मेरे मॉक्स भी मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं कि मैं मॉक्स जो मैंने दिए हैं उनकी भी वीडियोस आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
तो मैंने यही बताया था सबको, आप सभी को ही बताया था कि कट ऑफ 65 से 66 तक जा सकती है, मतलब 65 से 66 तक जा सकती है, 70 से नीचे रहेगी और 63 से तो ऊपर ही रहेगी। मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने साफ साफ उस वीडियो में बताया था, पूरा एनालाइज करके प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस 3 से 4 साल की वैकेंसीज, उसकी कट ऑफ और हर एक चीज़ आपको बताई थी, और उसके हिसाब से मैंने आपको एनालिसिस बताया था कि ऐसा ऐसा होगा। तो कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने उसको मतलब एक अलग ही तरीके से लिया था कि नहीं, पेपर इतना डिफ़िकल्ट आया था, कट ऑफ इतनी हाई जा ही नहीं सकती है, आपको कुछ नहीं पता है, ये सब चीज़ें बोली थी। तब मैंने उनको यही एक चीज़ मैंने उनको मतलब रिप्लाई किया था कि अभी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जिस दिन कट ऑफ जाएगी उस दिन देख लीजिएगा, मैंने यही बोला था। और आप उनके कमेंट वगैरह भी पढ़ सकते हैं जो भी मैंने रिप्लाई किया था। तो यही चीज़ है कि अगर मतलब कोई अगर पहले से आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है, कोई चीज़ एनालाइज कर रहा है, या फिर आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी भी बता रहा है, तो उस पर थोड़ा विश्वास करना मतलब सीखिए। और उसका कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई आपके साइड बोले तभी आप उसका विश्वास करें। कि कभी कभी क्या होता है कि कोई जो सच्चाई कड़वी होती है, तो अगर कोई सच बोल रहा है तो उसको आप मानना सीखिए, विश्वास मानना उसका सीखिए। तो यही चीज़ है जो मुझे बोलनी थी। और बाकी मुझे जो मेरा स्कोर कार्ड रिलीज़ हुआ था उसका मैंने वीडियो वगैरह भी डाली थी, तो बहुत से मतलब इतने रिप्लाईस आए हैं, इतने ज़्यादा कमेंट आए हैं उसमें, और सभी ने ही मतलब मेरे स्कोर्स वगैरह देखकर, और सभी ने ही यही बोला है कि हाँ, आपके स्कोर्स मतलब ठीक थे। सब जिनका नहीं हो पाया, क्योंकि उसका मेन कारण क्वांट ही था, तो अब नॉर्मलाइजेशन हुई, क्या हुआ कैसे हुआ ये नहीं पता है। लेकिन आप सभी का थैंक यू, जिन्होंने कमेंट्स किए, जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक किया है, और जिन्होंने मतलब एक हौसला बढ़ाया है, आप सभी को थैंक यू। सो थैंक यू ऑल, बस यही बताना, थैंक यू।